अध्याय 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर में डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदे को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की ज़रूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया है कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल सफलताओं के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हमें हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला हूँ। अगर आप इन में से कुछ पर चलना चाहते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या है, वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती है जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन्हें लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती है।
मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत, यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की ही होती है। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इसी तरह की कहावतें ईजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। परंतु यह विकल्प हम रोज़ चुनते हैं। यह विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। अब यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज़ चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या करते हैं।
आप सारा दिन MTV देख सकते हैं या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रा भी पैसा खर्च नहीं करते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबों जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दूँ, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप को भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरेस। मेरे पास उनकी वृहत मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्म सम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम खरीदते हैं। उन्हें इतनी क्या ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं, अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है। इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठ धर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बना देती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित है या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट है, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वाले या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो उनका दिमाग है।
केवल एक या दो घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा यह मतलब नहीं है कि उनके पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए। पहला कर्ज या दूसरा नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ, और वह अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है, तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है, वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है।
परंतु किसी भी तरह से देखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है, यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह ज़रूरी कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों न हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप हैं। मैं इस कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे, आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फॉर्मूला है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था, किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई थी, और वस्तुओं के बाद सौदेबाजियों के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फ़ायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ, उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं, यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें।
खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इससे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से ही मौजूद न हो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में अतिरिक्त नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सम्मान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं: कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के ही नहीं बल्कि सभी के काम की है। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती है। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत का हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिवेन मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिकी, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलापते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने कला सेन की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में बाकी गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें।
मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में व्यय, टैक्स, किराया, उसके पास अक्सर भोजन कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स है, अकाउंटेंट्स और बेकर्स है, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दें सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रह गया था, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंट्स और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपना क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्द भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं, पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है, आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, आगे बढ़े चलो। घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर न हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझ में इतनी शक्ति, आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने दायित्व है जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूँ, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने वित्त का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन वित्त ही बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊँ और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, उस पैसे को निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, नंबर 1, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। नंबर 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी।
मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और दबाव बचाव के लिए चुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो कि कल की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती है। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए, परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, मालिक बेचना चाहता है, या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए, और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए, और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको ये सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है, जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में ख़रीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके बाज़ार की आंख और कान है। वे हर रोज़ वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अतरंग लोगों के साथ समय बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्य वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं, और ब्रोकर्स को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत या कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं।
की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत है तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट्स के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पैसा हालांकि अकाउंटिंग है, परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल दिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजो जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहे और वे भी आपके प्रति उदार रहें। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ। कई दोयम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर से बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता भरने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुए, एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण। संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी। जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत
निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है। परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक न एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रोक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था कि जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था, सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3-4 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3-4 उसके हैं, परंतु वह इनसे सीधी कार नहीं खरीद सकता। वह इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद को ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वह इन $3,000 के $6,000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3,000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2,000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली है और वह और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचना पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1,000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसके 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ $3,000 थे। जो वह सीख रहा है वह जिंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है।
मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करे वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश न करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिकता सहनशक्ति की ज़रूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ा का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जान सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नगद पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने उसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में ही है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नंबर 9, नायकों की ज़रूरत। मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैट्स के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। हम अपने नौसिखियन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चोलर्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है, और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्यवाही से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह
का सपना लोग बचपन से संजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे, अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैकबसन, फ्रेंड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रोजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह की अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ। जब वॉरेन बुफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकूँ। और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सकूँ कि वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सौदा करता हूँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ। या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हों। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के वृहद स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यह कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाशी करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूँ, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उसे चीज़ को दे दें, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फ़ायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसीलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया है, और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंड रात में लड़कियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे चल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लड़कियां अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें और यह कार्ड गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रतिक्रिया से कि मैं क्या चाहता हूँ और इसे किस और को किस तरह से दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है।
जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने अपने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी, जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन पर ताकतों की मदद से वहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उतार हों और वे ताकतें भी आपके प्रति उतार होंगी।